बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेरिक की पहली लैब के अंदर हमने जेनेरिक मेथड्स के बारे में देखा था कि जेनेरिक मेथड्स हम कैसे बनाते हैं, और रॉ टाइप्स के बारे में हमने देखा था कि ये जेनेरिक्स बैकवर्ड कंपैटिबल कैसे हैं। आज का जो हमारा लैब का टास्क है उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम देखेंगे जेनेरिक क्लासेस क्या होती हैं, हम उन्हें बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसके अलावा जेनेरिक इंटरफेसेस कैसे जो है ना हम बनाते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, और फिर सब टाइपिंग जो है जेनेरिक के अंदर कैसे होती है, और फिर फाइनल हमारा एक टॉपिक होगा बिल्ड कार्ड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ टास्क भी होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हम के जेनेरिक क्लासेस के बिहाइंड मोटिवेशन क्या है हमारी। जेनेरिक क्लासेस हमें इस काबिल करती हैं कि हम एक ही क्लास डिक्लेयर करें और उसे मल्टीपल रिलेटेड टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना लें। जैसे कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं अपना डाटा जो है ना स्टोर करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरा नाम है, मेरी एज है, और इस तरह से जो चीज़ जो है ना मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैं वो स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ डाटा स्टोर करने के नाम के लिए, मतलब कि जो डाटा स्टोर करेगी, उसका काम ये है कि डाटा स्टोर करे। उसमें मैं अपना डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। अब वही वाली क्लास आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करने के लिए बनाना यूज़ करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है। वही वाली क्लास आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब आपने एक ही दफ़ा एक क्लास बना लिया और बस आप उसके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिस जिस टाइप की रिक्वायरमेंट थी, और वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जेनेरिक क्लासेस आपको इनेबल करती हैं कि आप एक सिंगल क्लास बनाएं और उससे रिलेटेड टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना लें जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जेनेरिक्स का फ़ायदा जो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था वो ये है कि ये कंपाइल टाइम सेफ्टी प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि रन टाइम एरर्स की वजह से आपके प्रोग्राम कोई ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होता, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। जबकि कंपाइल टाइम एरर्स जो है ना वो आपको इस चीज़ के का अच्छा एडवांटेज देते हैं कि वो जब तक रिमूव ना हो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता। कंपाइलर खुद ही डिटेक्ट करके बता देता है कि ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे गलत है। तो इसलिए जेनेरिक क्लासेस आपको कंपाइल टाइम सेफ्टी प्रोवाइड कर देती हैं। और उसके अलावा जेनेरिक किसी क्लास को आप कब कहेंगे कि ये जेनेरिक है, कि जिस टाइम पे वहाँ उसके साथ टाइप पैरामीटर्स इंक्लूड होंगे। ये अभी हम देखते हैं कि एक क्लास के साथ हम टाइप पैरामीटर को कैसे यूज़ करते हैं। और टाइप पैरामीटर के अंदर आप एक आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, और एन नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी विश है कि आप किस तरह देना चाह रहे हैं। टाइप पैरामीटर के अंदर आप एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो एक पैरामीटर के तौर पे काम करेंगे। और इस अभी जो है ना हम देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स इन वेरिएबल्स को यूज़ करके कैसे क्लासेस को बना सकते हैं, और कैसे जो है ना हम इन्हें डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी एक्टिविटी है वो ये है कि हम एक जेनेरिक क्लास बनाते हैं सबसे पहले। और ये जेनेरिक क्लास हमारा, मैंने इसमें सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि ये दो वेरिएबल्स इसमें होंगे जो टू डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जेनेरिक क्लास जो हम बना रहे हैं, अगर हमने उस क्लास की कोई एरे बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। और हम देखेंगे कि अगर हम पहले जो एरेज बनाते आए हैं तो वो बना रहे थे तो कैसे बना रहे थे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं आज की जेनेरिक लैब 2 के नाम से। जेनेरिक लैब 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने। ओके जी। और अब यहाँ पे मैं एक सिंपल क्लास बनाने जा रहा हूँ। लेट्स फेस कि मैं पॉइंट क्लास बनाता हूँ। पॉइंट मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे बड़े फेमिलियर हैं कि ये पॉइंट क्लास क्या होती है। ये हमारी होगी, ये एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है। अब अगर इस क्लास को मैंने जेनेरिक बनाना है तो वो मैं कैसे करूँगा कि मुझे इसके साथ टाइप पैरामीटर लिखना पड़ेगा। और वो कहाँ पे लिखते हैं, इसके नेम के आगे। नेम के आगे इसका मैं टाइप पैरामीटर लिख दूंगा, वो चाहे मेरी मर्जी है, मैं एक लिखूँ, दो लिखूँ, तीन लिखूँ, चार लिखूँ, जितनी मर्जी, मैं जितनी डिफरेंट टाइप का डाटा जो है ना स्टोर करवाना चाह रहा हूँ मैं उतने लिख सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक ही लिख लेता हूँ। बल्कि इस क्लास का नाम हम पॉइंट, चले पॉइंट भी रहने देते हैं, हम एक और क्लास बना लेते हैं माई डाटा के नाम से। डाटा के नाम से सिंपल क्लास बना लेते हैं ताकि आपको ये ज़रा समझ आ जाए कि हम इसमें सिर्फ डाटा स्टोर करने जा रहे हैं। और ये डाटा हम बनाते हैं, इसके कोई भी एक टी टाइप का डाटा जो है ना इसमें स्टोर होगा। और स्टोर करने के लिए टी टाइप के हम दो वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल 1 होगा, वेरिएबल 2 होगा। और हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिस तरह नॉर्मल क्लास का बनाते हैं, डाटा
और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बता देंगे कि अगर आपको टी टाइप का कोई वेरिएबल मिलता है 1 और वेरिएबल 2, तो आप क्या करें, उसको इससे इनिशियलाइज करवाएं। दिस डॉट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 एंड दिस डॉट वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई कि ये अब मेरी एक सिंपल डाटा क्लास बन गई है जिसके अंदर मैं दो डिफरेंट वेरिएबल्स का डाटा स्टोर करवा सकता हूँ। ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? ये कोई रैपर क्लास के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, जैसे इंटीजर, डबल, एनीथिंग। ये पॉइंट टाइप का कोई डाटा भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय टाइप का कोई डाटा भी हो सकता है, ये स्टूडेंट टाइप का कोई डाटा भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हमें इसको यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। एक टेस्ट क्लास भी बना लेते हैं मेन मेथड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम डिक्लेयर करते हैं डाटा, माई डाटा के नाम से। मैं इसमें सबसे पहले डाटा स्टोर करवाता हूँ, न्यू डाटा। ये अभी देखें यहाँ पे मैंने इसको कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि अभी मैंने इसको कैसे बताना है। इसके अंदर अगर मैं लिख भी देता हूँ कोई डाटा, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ और एज लिख देता हूँ, लेट्स से, ठीक है। तो अभी ये देखिए, ये मुझे हल्की सी वार्निंग दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये एरर नहीं है। और ये वार्निंग क्या है कि आपका जो इसकी टाइप है, मतलब आप, मैं इसको पहले बताऊं कि मैं किस टाइप का डाटा इसको देना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे बताता हूँ कि भाई मैं इसको डाटा देना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ये स्टिल देखें कि ये इसने अब मुझे एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि मैंने एक टाइप का डाटा इसको दिया है, स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ मैंने इसको दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ दी हैं। अगर मैं इसे भी स्ट्रिंग कर दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये एरर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे डाटा की क्लास डिफाइन की थी, इसे मैंने कहा था कि आपको सेम टाइप का डाटा मिलेगा दोनों वेरिएबल्स के केस में। तो अगर मैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल इसे देता हूँ, तो स्ट्रिंग टाइप का डाटा पास करना चाह रहा हूँ, तो मुझे दोनों स्ट्रिंग्स देनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पे दोनों इंटीजर टाइप का डाटा पास करना चाह रहा हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे दोनों इंटीजर देने पड़ेंगे। स्ट्रिंग की वजह से एरर देगा ये मुझे। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट टाइप का कोई डाटा देना चाह रहा हूँ, तो मुझे फिर इसमें दोनों पॉइंट देने पड़ेंगे। तो ये एक तरीका हो गया कि जिसमें आप एक जेनेरिक क्लास बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो मैं अब रिपीट कर देता हूँ, जेनेरिक क्लास कोई भी है, नॉर्मल जो क्लास है वही बनेगी। उसके टाइप और पैरामीटर्स के अंदर आप बताएंगे कि इसको में आप कितनी डिफरेंट टाइप का डाटा जो है ना स्टोर करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक टी लिख के बताया है कि भाई एक टाइप का ही हम डाटा इसमें स्टोर करवाएंगे। और फिर देखें, जब मैंने इसको यूज़ किया, तो अगर मैंने इंटीजर लिखा तो मैंने इसको दोनों इंटीजर प्रोवाइड किए। जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा था तो फिर मैंने इसको दोनों स्ट्रिंग्स प्रोवाइड की थी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डाटा डिफरेंट टाइप का स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर मुझे डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, एक इंटीजर है और दूसरी स्ट्रिंग है, या एक कुछ और है और दूसरी कुछ और है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल्स थे मेरे, इनकी डाटा टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी और इसे बताना पड़ेगा कि ये दो डिफरेंट टाइप का डाटा अब आप स्टोर करेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा कि एक इंटीजर आपको मिलेगा और दूसरा स्ट्रिंग मिलेगा। यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन में भी बताना पड़ेगा एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग। पहला इंटीजर रहने दें, दूसरे को स्ट्रिंग बना दें। ये देखें जी, ये दो डिफरेंट टाइप का डाटा आपने स्टोर करवा लिया। आपकी मर्जी, आप पहले स्ट्रिंग लिख लें फिर इंटीजर लिख लें, या पहले इंटीजर लिख लें फिर स्ट्रिंग लिख लें, लेकिन ये कि दो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। आप यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं और एक इंटीजर बना सकते हैं, एक इंटीजर और एक डबल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। आप इसमें एन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स का डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी क्लास मैंने आपके सामने बनाई, और इससे मैंने आपको बताया कि ये जेनेरिक कैसे बनती है। जिस टाइम पे इसके टाइप पैरामीटर में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो ये जेनेरिक क्लास कहलाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि इसको कंस्ट्रक्टर वगैरह कैसे बनता है और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी का पहला पार्ट था। अभी जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं हम कि वो क्या है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि जिसमें हमने एक जेनेरिक क्लास बना ली है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स का डाटा हमने स्टोर करवाया। ये दो पहले हमने सेम टाइप के वेरिएबल्स रख के डाटा स्टोर करवाया है और फिर हमने दो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल रख के डाटा स्टोर करवाया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जेनेरिक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना के उसको किसी एरे के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हो तो वो कैसे करेंगे।
इसको मैं पहले नॉन जेनेरिक रहने देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम नॉन जेनेरिक का डाटा कैसे स्टोर करते थे। जैसे कि ये मेरे पास पॉइंट टाइप की क्लास है, मैं पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, ये मैं डिफरेंट पॉइंट्स बनाता हूँ। पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट सी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। ये मैंने 3 पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट बना लिए। इन पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक पॉइंट टाइप की एरे के अंदर स्टोर करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट टाइप की एरे बनाऊंगा, उसका नाम लिख दूंगा ए बी सी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट टाइप की एरे होगी, और इसका साइज में इसे बता दूंगा कितना है, 3 है। ये मेरी एरे डिक्लेयर हो गई, और उसके बाद मेरे ए बी सी डॉट ऐड करके भी इसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, वरना जो दूसरा आसान तरीका है वो ये है कि मैं डिक्लेरेशन के साथ या इनिशियलाइज इसको करवा देता हूँ कि ए बी और सी 3 पॉइंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं और ये मैंने इसमें डाटा स्टोर करवा दिया। ये तो तरीका था एक नॉर्मल नॉन जेनेरिक क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के उनकी एरे बनाने का। अब एक जेनेरिक क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के उनकी एरे कैसे बनाते हैं, जिस तरह की ये डाटा वाली हमारी क्लास है। हाँ, इसको मैं वापस सिंगल टाइप में लेके आता हूँ ताकि हमें अगले टास्क करने में आसानी हो। ये देखें जी, मैंने इसमें माई डाटा के नाम से मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये डाटा टाइप का इंटीजर माई डाटा 2 के नाम से न्यू डाटा इंटीजर 3 4, ये 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए। चलें हम 2 ही रहने देते हैं। अब मैं एक एरे बनाना चाह रहा हूँ, तो जिस तरह एक नॉर्मल पॉइंट टाइप की मैंने एरे बनाई है, तो क्या मैं वैसे ही एरे इसके लिए डिक्लेयर करूँगा? चलें हम करके देख लेते हैं कि मैं लिखता हूँ डाटा है जी इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इसका नाम या इसके आगे मैं ये एरे वाले सिंबल्स भी लगा देता हूँ, और उसका नाम मैं लिख देता हूँ माई डाटा एरे इज इक्वल टू न्यू डाटा है जी इंटीजर टाइप का, इसका साइज में इसे बता देता हूँ 2। ये देखें जी, ये मुझे नहीं बनाने देगा, ये मुझे एरर दे रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अब इसका फिर क्या तरीका है कि हम कैसे जो है ना ये एरे बनाएंगे? एक तरीका तो चलें ये हमने देखा, उसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं हम अगर ये इंटीजर की जगह पे क्वेश्चन मार्क डाल दें तो क्या फिर बना सकते हैं? यस। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है, इसको विल्ड कार्ड कहते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये हम जब विल्ड कार्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको देख लेंगे, लेकिन अभी आपको जो इसका आंसर है कि आपके अगर एरे बनानी है एक जेनेरिक टाइप की क्लास की, तो आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं कि आपने जहाँ पे टाइप आर्गूमेंट देना है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या विल्ड कार्ड यूज़ करके आप बताते हैं कि भाई ये मैं एरे बना रहा हूँ। अदरवाइज़ आप एरे नहीं बना सकते जिस तरह नॉर्मल तरीक़ों से आप एरे बनाते हैं। तो ये ख़ास बात थी कि जेनेरिक्स की एरे अगर आपने बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे बनेगी। सर जी, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें यह है कि ये टाइप इन्फेरेंस के नाम से एक कॉन्सेप्ट है कि ये क्या होती है, ये टाइप इन्फेरेंस क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस कॉन्सेप्ट को अभी देख लेते हैं। ये पॉइंट्स मैं डिलीट कर देता हूँ। अक्सर आपने ये इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखा होगा कि भाई यहाँ भी मैं इंटीजर लिख रहा हूँ और यहाँ भी मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, ऐसे ही है। तो फ़ायदा क्या हुआ कि मैं एक चीज़ को 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, या तो ये इंटीजर मैंने यहाँ लिख दिया तो ये काफ़ी हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को कहते हैं कि ये क्या है, ये टाइप इन्फेरेंस है। आप इसके बगैर अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप यस बिल्कुल लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को टाइप इन्फेरेंस कहते हैं। अब क्या होगा कि जिस टाइम पे ये डाटा पास होगा उस टाइम पे ये डाटा के अंदर जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनकी टाइप का डिटरमाइन कर लेगा कंपाइलर की इनकी टाइप कौन सी है, और वो उसको असाइनमेंट कर देगा। अभी आपको स्पेशल ज़रूरत नहीं थी कि आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट बनाते हुए भी इसको लिखें, क्योंकि ये रेफरेंस तो आपको पता है किसी भी पेरेंट क्लास का रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस टाइम पे आप टाइप पैरामीटर स्पेसिफाई करें कि किस टाइप का डाटा दे रहे हैं।
अगर आप इन केस नहीं करते और खाली ब्रैकेट्स रहने देते हैं तो फिर जो आप डाटा इसको पास कर रहे हैं इसकी टाइप की बेस पे वो गेस कर लेगा कि भाई इसकी डाटा टाइप क्या है और इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं ये क्या है, ये टाइप इन्फेरेंस है। अब जी हमने क्लास तो बना ली, अब हमने उसको बाद ये भी पता है कि इनहेरिटेंस होती है। तो अच्छा, तो जेनेरिक क्लास ने अगर किसी दूसरी जेनेरिक क्लास को इनहेरिट करना हो तो क्या करते हैं, चलें देख लेते हैं जी। ये एक हमारी डाटा क्लास थी, मैं एक और क्लास बना लेता हूँ डाटा टू के नाम से। ठीक है, मकसद ये है कि मैं डाटा टू के नाम से, और ये भी मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक जेनेरिक क्लास है और ये एक्सटेंड्स किसको कर रही है, डाटा को। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई डाटा को भी मैं कोई ना कोई वैल्यू पास करूँगा। ठीक है, और जो भी वैल्यू मैं डाटा को पास करूँगा मुझे इसके कंस्ट्रक्टर में बतानी भी पड़ेगी कि मैं एक्चुअल में ये वैल्यू आपको पास कर रहा हूँ। अभी देखें, ये इसमें मैंने सेम चीज़ लिख दी है कि ये टी टाइप की वैल्यू चाहिए डाटा टू के लिए और वही टी टाइप की वैल्यू मैं इसको पास कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा डाटा टू के नाम से, और इसके अंदर मैं इसे कर दूंगा सुपर, और यहाँ पे मैं इसे कहूँगा आपको टी टाइप की जो भी वैल्यू मिले आप सुपर कर दें। ये चूँकि दो वैल्यूज़ इसकी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्टर में, टी टाइप की एक वैल्यू है, टी टाइप की दो वैल्यूज़ हैं, तो ए कॉमा बी। मतलब कि ये मुझे ये करना पड़ा है कि मैंने जो भी क्लास बनाई है जिसने एक्सटेंड किया है किसी दूसरी जेनेरिक क्लास को, तो उसमें की वैल्यूज़ जो है ना मैंने उसकी सुपर क्लास को मस्ट पास करनी है इस क्लास में से, वरना मेरी ये क्लास बनेगी नहीं। अभी तो इस केस में मैंने टी टाइप की वैल्यू ही दोनों के लिए ली कि भाई अगर ये इंटीजर टाइप का मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, ये मतलब मैंने इस क्लास के अंदर ट्रीट कुछ भी नहीं किया, ये जो इसकी अपनी क्लास थी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ और भी स्टोर करना चाह रहा हूँ, कि मैं इस जो मेरी डाटा टू की क्लास है इसके अंदर भी मैं एक वेरिएबल स्टोर करना चाह रहा हूँ, टी टाइप का एक वेरिएबल है सी। तो अब जो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा वो मैं कहता हूँ इसके अंदर एक टी टाइप का आर्गूमेंट सी भी आ गया है, तो अब भी आप ये करो दिस डॉट सी इज इक्वल टू सी। तो ये तो बात होगी बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ जैसे कि ई, और मैं इसे कह देता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्टर में दो टी टाइप के डाटा मिलेंगे और एक ई टाइप का। ठीक है, तो अब ये ई मैं कहाँ पे डिफाइन करूँगा, ये मैं इस क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा जहाँ पे मैंने डाटा टू के लिए कहा था टी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ई। अब देखें ई वाला एरर खत्म हो गया, लेकिन टी वाला एरर आपका खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्लास के अंदर ये नहीं बताया डाटा टू के अंदर कि इसके पास टी टाइप का भी कोई डाटा आना है। तो जब तक मैं ये इसे बताऊंगा नहीं तो ये एरर खत्म नहीं होगा। तो मुझे इसके साथ ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे पास टी और ई दो टाइप का डाटा आना है। टी टाइप का डाटा आपने पेरेंट क्लास को पास कर देना है जैसे कि ये हमने इसको बताया, और ई टाइप का डाटा आपने इसी क्लास के अंदर रखना है। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता कि इनकी तरतीब क्या लिखी हुई है, ई पहले है या टी बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनेरिक्स के अंदर इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जब भी आप किसी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे तो उसका जो भी चीज़ पास करनी है वो आपने मस्ट चाइल्ड क्लास के अंदर भी बतानी है, उसके टाइप पैरामीटर में कि पेरेंट क्लास को ये चीज़ हमने पास करनी है, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर भी उसको पास करवाना है, वरना आपको वो एरर देता रहेगा, वो आपकी पेरेंट क्लास नहीं बनाने देगा। और फिर उसके अलावा अगर आपने जो चाइल्ड क्लास बनाई है उसमें अपनी टाइप अपना कोई डिफरेंट टाइप का डाटा रखना है तो आपकी मर्जी है। अगर आपने सेम टी टाइप का डाटा रखना है तो फिर एक ही टी काफ़ी है कि वो पेरेंट को भी पास हो जाए और सेम टाइप का डाटा जो है ना आप चाइल्ड के अंदर भी स्टोर करवा लें। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा ये है कि अगर कोई नॉन जेनेरिक क्लास है वो जेनेरिक क्लास को एक्सटेंड करती है तो वो क्या करेगी। अच्छा चलें हम कहते हैं ये हमारी जो डाटा टू वाली क्लास है ये नॉन जेनेरिक है, इसमें से बाकी चीज़ें फालतू उड़ा देते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब आपको नॉन जेनेरिक क्लास के अंदर भी एरर मिल रहा है कि भाई आप जेनेरिक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं नॉन जेनेरिक के अंदर, लेकिन आप जो जेनेरिक क्लास का डाटा है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे या उसे कहीं अपने पास हैंडल नहीं कर रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आपको नॉन जेनेरिक क्लास को भी जेनेरिक बनाना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ जेनेरिक उसकी पेरेंट क्लास को चाहिए वो आपको नॉन जेनेरिक क्लास को बतानी पड़ेगी।
उसके बगैर आप जो है ना ये क्लास नहीं बना सकते। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि नॉन जेनेरिक क्लास जो है ना, अगर जेनेरिक को एक्सटेंड करती है तो उसे जेनेरिक क्लास के टाइप पैरामीटर मस्ट बताने पड़ेंगे। अगर जेनेरिक क्लास एक जेनेरिक क्लास को एक्सटेंड करती है तो फिर उसे जेनेरिक क्लास जो उसकी पेरेंट क्लास है उसके टाइप पैरामीटर भी बताने पड़ेंगे और अपने टाइप पैरामीटर भी बताने पड़ेंगे। बस ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम जेनेरिक कंस्ट्रक्टर अगर बनाना चाह रहे हैं एक नॉन जेनेरिक क्लास का, तो ये कैसे बनाएंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलें जी, हम इसे देखते हैं। देखें कि ये हमारी एक डाटा टू की क्लास है, नॉन जेनेरिक क्लास है। अब इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पब्लिक डाटा टू के नाम से। ठीक है, ये एक सिंपल मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टर जो है ना ये जेनेरिक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इससे पहले मैं टाइप पैरामीटर इसके नाम से पहले मैं लिख दूंगा। ठीक, अब इस टी को यूज़ करके मैं इसके अंदर अगर किसी टाइप का कोई वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ मैं वो करवा सकता हूँ, जैसे कि टी एक्स इज इक्वल टू जो भी आप इसे कह लें कि अगर इसे इनपुट के तौर पे कोई टी टाइप का डाटा ही आ रहा है तो टी एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। या जो भी आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं या किसी किस्म का कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर मैं अब इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, डाटा टू के नाम से सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनेगा माई डाटा के नाम से इज इक्वल टू न्यू डाटा टू। ठीक, और इसको मैं कोई वेरिएबल पास कर देता हूँ टू। अभी ये देखें, ये टू मैंने पास कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। मैं इसे कर देता हूँ 2.0, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसे मैं पास कर देता हूँ ए, ये भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कि ये अब मेरा एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है कि जिसको मैं जिस टाइप का भी आर्गूमेंट पास करूंगा तो इसने इसको स्टोर करवा लेना है अपने जो भी इसके लोकल वेरिएबल है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अंदर ही, उसी के अंदर ही ये इसको स्टोर करवा लेगा। तो इस तरह से मैं जेनेरिक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ किसी नॉन जेनेरिक क्लास के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि बाउंडेड टाइप के पैरामीटर्स क्या होते हैं। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखें, अब इस तरह ये डाटा है मेरा, इसके अंदर मैंने इंटीजर भी डाल दिया, डबल भी डाल दिया, और इसके अंदर ही मैंने जो है ना स्ट्रिंग टाइप का डाटा भी डाल दिया। मैं समटाइम ये चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा ही डालूँ, मैं इसके अंदर और किसी स्ट्रिंग वगैरह को नहीं एक्सेप्ट करता। मतलब मैं इसके लिए वन अगर डालता हूँ तो ये एक्सेप्टेबल हो, लेकिन अगर मैं कुछ स्ट्रिंग डालूँ तो एक्सेप्टेबल ना हो। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई टी की अपर बाउंड सेट करनी पड़ेगी। तो वो मैं कैसे करता हूँ, टी एक्सटेंड्स नंबर कर देता हूँ। अब देखिएगा कि टी के अंदर अगर मैं कोई स्ट्रिंग डालूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखें, ये इसने एरर दे दिया है कि भी नंबर टाइप का अगर कोई चीज़ आप इसमें डालना चाह रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं, वरना आप नहीं डाल सकते। और ये बाउंडेड पैरामीटर हम मेथड्स के अंदर ऑलरेडी कर भी चुके हैं जिस टाइम पे हमने जेनेरिक मेथड बनाए थे। सेम क्लासेस के लिए भी एप्लीकेबल है कि आप जिस टाइम पे क्लास के लिए कोई डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, जिस तरह ये डाटा है और यहाँ पे आपने इसको बता दिया कि ये टी टाइप का है, तो फिर तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कोई लिमिट लगा देते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट टाइप का डाटा होगा, मतलब पॉइंट की चाइल्ड क्लासेज हो सकती हैं या पॉइंट हो सकता है, तो ठीक है आप लगा दें कि ये मैक्सिमम नंबर टाइप का डाटा इसमें आप डालना चाह रहे हैं। या इसी तरह आप सिर्फ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप एम्प्लॉय की लिमिट लगा दें। मतलब आप बाउंड कर सकते हैं वेरिएबल्स को कि इससे ज़्यादा जो है ना कोई इसमें डाटा या इससे बड़ी टाइप का डाटा इसमें ना आए या इसके अलावा किसी टाइप का डाटा इसमें ना आए। अब एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर हम ये देखेंगे कि इंटरफेस कैसे बनाते हैं, जेनेरिक इंटरफेस। क्योंकि अभी ये जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद टॉपिक होगा जेनेरिक कलेक्शंस के बारे में, तो उसमें बहुत सारे इंटरफेसेस हैं और वो सारे जेनेरिक ही हैं, और हम देखेंगे कि ये फर्दर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जेनेरिक क्लासेस के अंदर। तो इंटरफेस तो आप नॉर्मली वैसे ही बनाते हैं जिस तरह से कोई भी इंटरफेस आपका बनता है। जिस तरह ये आपका पॉइंट तो हम बना चुके हैं। मैं किस टाइप का मूव का इंटरफेस बना लेता हूँ, और इसको अगर मैंने जेनेरिक रखना है तो मैं इसके लिए आगे सिर्फ टी लगा दूंगा। अब अगर इसके अंदर मैं कोई जेनेरिक मेथड डिफाइन करना चाह रहा हूँ जैसे कि पब्लिक वॉइड टेस्ट के नाम से, तो ठीक है, इसे मैं कहता हूँ कि आपको टी टाइप की कोई भी चीज़ मिले तो आप इसको टेस्ट कर लो। अब ये मेरा एक मूव का इंटरफेस बन गया। अब ये इंटरफेस जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी, जैसे कि ये वाली एक जेनेरिक क्लास है डाटा के नाम से, ये इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने जा रही है।
इम्प्लीमेंट्स मूव। ठीक है, तो मुझे इसे बताना पड़ेगा कि भाई आपको किस टाइप का डाटा जो है ना, यहाँ पे मुझे कंक्रीट इसको बतानी पड़ेगी कि आपको इंटीजर टाइप का डाटा मिलेगा या किस टाइप का डाटा आपको मिलेगा। ठीक है, या स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे मैं टी या वगैरह इस तरह नहीं लिख सकता। यहाँ पे इंटरफेस चूंकि मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इसे बताना पड़ेगा कि आपने किस टाइप का इंटरफेस के अंदर डाटा जो है ना वो इंप्लीमेंट करना है। और उसके बाद मैं इसका जो मेथड है उसे भी ओवरराइड करूंगा। तो ये देखिए, ये इसने मुझे बता दिया इंटीजर टाइप का कोई नंबर आएगा और इसके साथ मैं जो भी फर्दर मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ इसके अंदर वो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप एक इंटरफेस डिक्लेयर भी करते हैं जेनेरिक टाइप का, उसके अंदर कोई मेथड आपने बनाना हो जेनेरिक टाइप का वो भी बना लेते हैं, और साथ ही साथ आप जो है ना उसकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन भी वो भी कर देते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो आपकी है कि आप सब टाइपिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। जेनेरिक के अंदर सब टाइपिंग क्या होती है या जेनेरिक सब टाइपिंग क्या होती है, तो ये भी एक ज़रूरी है। अभी आपको जिस टाइम पे हमने पहले की थी काफ़ी सारी एग्जांपल्स, तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑब्जेक्ट टाइप का कोई भी एक वेरिएबल बनाएं, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट जो है ना ऑब्जेक्ट की सब टाइपिंग है। लेकिन अगर आप कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है सिंपल, और आप कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट टाइप की लिस्ट है और इसके अंदर आप क्या डालना चाह रहे हैं, न्यू करते हैं, लिंक लिस्ट कह लेते हैं, कर देते हैं एरे लिस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंक लिस्ट। और इसके अंदर भी आप बताते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप का ही होगा। ये आपने सिंपल एक ऑब्जेक्ट टाइप की लिंक लिस्ट बना ली है। एक ही जगह इसका नाम मैं बी लिख देता हूं। अब मैं बी डॉट ऐड करता हूं और इसके अंदर मैं करता हूं न्यू पॉइंट, कि मैंने एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिए। अब उसके बाद जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट था इसके अंदर हमने एक पॉइंट स्टोर करवाया था। ठीक है, और अगर मैं एक पॉइंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ सी और उसे मैं ए असाइन करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। ये चीज़ तो हमें पता है कि मैं ये कह देता हूँ कि ए की मुझे पता है कि डाटा टाइप पॉइंट है, इस वजह से आप इसको टाइप कास्ट कर दो। तो क्या अगर मैं इसी तरह से कोई लिस्ट बनाता हूँ पॉइंट टाइप की, आपको पता है कि इस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट टाइप का है, और उसका नाम मैं रखता हूँ डी इज इक्वल टू बी करता हूँ इसको मैं। बी हमारी एक ऑब्जेक्ट टाइप की लिस्ट थी और इसे मैं पॉइंट टाइप की करता हूँ, तो क्या ये मानेगा? ये नहीं मानेगा। चलें इसे मैं कह देता हूँ कि भाई आप हो जाएं कि मुझे पता है इसके अंदर पॉइंट टाइप का डाटा है, क्या ये मानेगा? नहीं मानेगा। चले मैं इसे कहता हूँ कि मैं इसे ये भी बता देता हूँ कि ये लिस्ट जो है ना पॉइंट टाइप की है। ठीक है, और ये इसकी मैं टाइप कास्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तीनों सारे पॉसिबल वे से करने की कोशिश कर ली है, तो ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ना लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पेरेंट क्लास नहीं है लिस्ट ऑफ पॉइंट की। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास नहीं है लिस्ट ऑफ पॉइंट की, जबकि ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास है पॉइंट की। ठीक है, तो जिस टाइम पे भी आप किसी कलेक्शन की तरफ जाएंगे, जिस तरह लिस्ट हो गई, एरे लिस्ट हो गई या इस तरह की, तो उसकी सब टाइपिंग वैसे नहीं होती जिस तरह से आप नॉर्मली कर रहे होते हैं। यहाँ के एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सब टाइप में कन्वर्ट कर दिया है कि भाई ये पॉइंट की सब टाइप, आपने इसको टाइप कास्टिंग करके असाइनमेंट कर दी। यहाँ पे आप ये वाला काम नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कह सकते कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप ये कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की लिस्ट है तो लिहाजा ये पेरेंट क्लास होगी पॉइंट टाइप की जो लिस्ट है उसकी। ऐसे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट की जरूर पेरेंट टाइप है लेकिन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पेरेंट टाइप नहीं है पॉइंट्स की, लिस्ट ऑफ पॉइंट की। तो ये आपको ज़हन में रखना है, ये एक सब टाइपिंग का जो है ना ज़रूरी कॉन्सेप्ट था। अब आ जाते हैं कि विल्ड कार्ड की तरफ कि ये विल्ड कार्ड क्या चीज़ है। तो विल्ड कार्ड जावा के अंदर, विल्ड कार्ड को समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जेनेरिक क्लासेस हैं इनके आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं अगर, तो आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आपको कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन जो है उसे कहते हैं कि आप जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं वहाँ पर उसकी कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और दूसरा जो है ना उसे कहते हैं विल्ड कार्ड। मैं आपको एक एग्जांपल से पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करेंगे आपकी डाटा टू टाइप की क्लास थी, इसके अंदर हम एक इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं डाटा टू के नाम से। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसका जो इंस्टांस वेरिएबल है टी टाइप का उसको इनिशियलाइज करवाएगा जो भी इसे टी टाइप की इनपुट मिलेगी दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए करके।
मतलब नॉर्मल सा जो काम है हम इसे पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। अब अगर मैं डाटा टू टाइप की कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई ऑब्जेक्ट इसका बनाता हूँ इज इक्वल टू न्यू डाटा टू टाइप का, और इसे मैं कंस्ट्रक्टर में बता देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा ये कि भाई ये किस टाइप की का ऑब्जेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। और इसे मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपको मैंने इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है और इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की है, तो दैट्स इट। इसे कहते हैं कि ये कंक्रीट इंस्टेंशिएशन है कि आपने जेनेरिक क्लास को पहले ये बताया है कि आपने इंटीजर टाइप की का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद उसे कोई इंटीजर वैल्यू दे के इसका ऑब्जेक्ट बना लिए, इसे कहते हैं कंक्रीट इंस्टेंशिएशन। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है कि आपने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, तो आप यहाँ पे अगर आप डबल भी डालने की कोशिश करेंगे आपको एरर मिल जाएगा। आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी डालने की कोशिश करेंगे कोई भी, तो वो आपको एरर मिल जाएगा। मतलब अब आप बाउंड हो गए कि आपने हर सूरत में यहाँ पे इंटीजर ही डालना है, ठीक है। तो विल्ड कार्ड एक और सोल्यूशन है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर लें इसके अंदर भी, जेनेरिक्स के अंदर भी। कैसे विल्ड कार्ड कैसे अचीव करवाता है आपको? विल्ड कार्ड है क्वेश्चन मार्क सिंपल, आप क्वेश्चन मार्क लगाएं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाएं इसका। अब आप यहाँ पे इसको 1 दें, ये इंटीजर टाइप का बन गया आपका। आप 1.0 दें, ये डबल टाइप का बन जाएगा। आप इसे कोई जो है ना स्ट्रिंग पास कर दें, ये स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। आप इसे कोई पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट दे दें, ये पॉइंट टाइप का बन जाएगा। ये आपकी पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए है कि आप क्या करते हैं कि आप पहले उसे कह देते हैं कि भाई जिस टाइप का भी आपको ऑब्जेक्ट मिले, आप क्वेश्चन मार्क इसी वजह से इसको देते हैं या बिल्ड कार्ड के, आपको जिस टाइप का भी ऑब्जेक्ट मिले आप उसे एक्सेप्ट करें और उसको ऐड करें अपने पास। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो दो तरह से हैं, या तो वो आपके कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी कंक्रीट क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर वो आपके बिल्ड कार्ड होते हैं। तो बिल्ड कार्ड में ये है। अब ये नॉर्मली जो बिल्ड कार्ड है ये एक्सटेंड कर रहा होता है ऑब्जेक्ट्स क्लास को, और ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है ना आपकी, ये इसको एक्सटेंड कर रहा होता है। मतलब आप किसी भी टाइप का डाटा इसके अंदर डाल सकते हैं, इसलिए इनको अनबाउंडेड बिल्ड कार्ड कहते हैं। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ये अनबाउंडेड बिल्ड कार्ड ही जरूर यूज करें। आप इसे कह दें कि भाई नंबर टाइप का मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूं, तो फिर ये बाउंड हो जाएगा कि ये आपको पॉइंट नहीं डालने देगा या किसी भी और टाइप की चीज को। आप इसे 1 डालें, ओके, 1.0 कर दें, डबल कर दें, ठीक है, फ्लोट कर दें तो भी ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आप बिल्ड कार्ड को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटीज हमारी मजीद कोई भी नहीं है, बस ये चीज़ें थी कि आपको ये पता चल गया कि जेनेरिक क्लासेस क्रिएट कैसे करते हैं, इंटरफेसेस जेनेरिक कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह आपने देखनी कि वो कैसे करते हैं, कि क्लास के अंदर दूसरी क्लास एक्सटेंड कैसे करेंगे, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टर को जेनेरिक कैसे बनाएंगे और वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपने ये देखा कि सब टाइपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है जेनेरिक्स के अंदर, कि जो नॉर्मल आप सब टाइपिंग अज्यूम कर रहे होते हैं वो जेनेरिक्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। और उसके बाद ये आपको पता चल गया कि बिल्ड कार्ड हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, और होपफुली ये लैब जो है ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी उसने क्लियर कर दी होंगी। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी एक्टिविटी क्या है कि आपने एक क्लास बनानी है जो एक लाइब्रेरी का काम करेगी। लाइब्रेरी की इसकी मीडिया की आपकी मर्जी है कि आप एक इंटरफेस बना लें मीडिया टाइप का, ताकि हर वो क्लास जिसने मीडिया को इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा वो आप इस लाइब्रेरी में ऐड कर सकें। और उसमें क्या है, बुक्स, वीडियोस, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें हैं। आपने एक वर्जन बनाना है क्लास का जो जेनेरिक को यूज़ करे, और एक वो बनाना है जो बगैर जेनेरिक ही करे। और फिर आप इसकी मर्जी है कि आप इसमें कोई एडिशनल एपीआई वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं या नहीं। और आपने फिर ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे बुक्स, वीडियोज़ या न्यूज़पेपर के, इनके स्टोर करना है, इन इसकी मीडिया टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आपने इनको इस क्लास के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक।